So students, today we are going to discuss another very important topic that is a laryngomalacia. So ये टॉपिक भी काफी important है. So जो हमारे कल वाले भी थे जैसे क्रूप हो गया, एपिग्लोटाइटस हो गया, आज इंशाल्लाह हम लेरिंगोमलेशिया पढ़ेंगे, फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन पढ़ेंगे. तो ये टॉपिक काफी हाई हील्स है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं वही आपको टॉपिक्स करवाऊंगा जिनकी एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन, एक अच्छी मैनेजमेंट बनती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है. ठीक है जी. तो क्रूप तो एपिग्लोटाइटिस का शायद आप लोगों ने भी काफी सुना होगा, लेकिन ये लिंगो मलेशिया के बारे में आपने कम सुना होगा. ठीक है, तो इंशाल्लाह आज इसको हम जरा अच्छे से समझते हैं. सबसे पहले ना आपने जरा इसकी अच्छी सी डेफिनेशन लिखनी कि लिंगो मलेशिया का पूरा मतलब क्या होता है. देखें, लिंगो का मतलब होता है लेरेंक्स, मलेशिया का मतलब होता है एबनॉर्मल फॉर्मेशन. तो अगर लेरेंक्स की सही से फॉर्मेशन नहीं है या लेरेंक्स के अंदर अगर एबनॉर्मेलिटी है तो उसको हम लेरिंगो मलेशिया कहते हैं. ठीक है, तो डिफाइन करते हैं लेरिंगो laryngomalacia is characterized by floppy supra supraglottic structures that collapse during inspiration. So हमारे पास एक्चुअली में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो लेरिंगोमलेशिया, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सुप्राग्लोटिक रीजन, आप यहाँ पर देखोगे ठीक है, कि जो ऊपर हमारे पास सुपर ये पहले देखिए नॉर्मल वॉइस बॉक्स है. ये नॉर्मल वॉइस बॉक्स आपको नजर है ना, बिल्कुल टोन ठीक है. यहाँ पर मसल आपके रिलैक्सिंग और कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म के अंदर है, बिल्कुल ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है. ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पर देखें फ्लोपी वॉइस बॉक्स. जब ये फ्लोपी हो जाती है देखिए इसकी टोन खत्म होगी. पहले तो यहाँ पर था, इसकी टोन खत्म होगी. अब ये विंड पाइप के आगे आ गया यहाँ पर. हालांकि इंस्पायरेशन के अंदर देखें, ये ड्यूरिंग इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन तो इसको ओपन होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर जब ये फ्लॉपीनेस हो जाती है, जब उतनी ज्यादा टोन नहीं होती, तो इंस्पायरेशन के अंदर भी ना ये जो हमारे पास लेरिंक्स है ये आगे है, सुप्राग्लोटिक जो रीजन है ये आपके विंड पाइप के आगे आ जाता है. ठीक है, तो जब ये आगे आ गया जाहिर बात है कि इंस्पायरेशन के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम होगी. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन यहाँ से मतलब साउंड प्रोड्यूस होगा, बच्चे को सांस लेने के अंदर दिक्कत आएगी. ठीक है, तो ये चीज आपने पहले ना रीजन समझा करें. सिर्फ ये सिम्टम्स के ऊपर या डायरेक्टली वहां पे ना आ जाता है, पहले समझे कि भाई हो क्या रहा है, एबनॉर्मलिटी कहाँ पे. सो यहाँ पर जब नॉर्मल जो वॉइस बॉक्स है, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मसल बिल्कुल ठीक काम करें, आपके लेरेंस का जो मसल है बिल्कुल ठीक काम करें, सुप्राग्लोटिक रीजन के अंदर ठीक है. लेकिन लेरिंगो मलेशिया के अंदर क्या है कि यही जो सुप्राग्लोटिक रीजन है इसकी टोन खत्म हो जाती है. तो यहाँ पर हम डेफिनेशन के अंदर भी ऐड कर लेते हैं कि दैट कोलैप्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. क्यों कोलैप्स करता है भाई? ड्यू टू लेरेंजे हाइपोटोन. कि जो लेरेंक्स है उसकी जो टोन है वो टोन खत्म हो जाती है, इसलिए जब बच्चा इंस्पायर करता है ना तो देखिए ना फ्लोपीनेस बिल्कुल ढीला ढाला सा हो जाता है, वो कंस्ट्रिक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं रहता है, इंटैक्ट फॉर्म के अंदर नहीं रहता है. तो जैसे आप इंस्पायर करते हो तो वो अंदर की तरफ आगे की तरफ ना धंस जाता है, तो बच्चे को सांस लेने के अंदर क्या होती है, मुश्किल होती है. ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखें, ये मेरे पास एक नॉर्मल ट्रेकिया है, ये ऊपर वाला रीजन, इतने को हम लेरेंक्स कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, तो जब आप इंस्पायर करते हो ना, देखिए इंस्पायरेशन कब होती है, मैंने आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम की फिजियो में पढ़ाया हुआ कि जब आप इंस्पायरेशन तब होती है जब हमारे पास जो थ्रेसिस कैविटी का प्रेशर होता है ना बच्चों, ये कम होता है और एक्सटर्नल जो प्रेशर है ना ये ज्यादा होता है, फिर हम इंस्पायरेशन करते हैं. सो इंस्पायरेशन में जो हमारा नॉर्मल प्रेशर है ना
प्रेसिस कैविटी का, वो प्रेशर क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ठीक है, अब जब प्रेशर डिक्रीज होता है ना, तो हमारे पास इस विंडो पाइप को ना ओपन रखने के लिए जो साथ वाले कनेक्टिव टिश्यूज हैं या जो मसल्स हैं वो क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ये भाई ये जो लेरेंक्स है, जो जो ट्रेकिया है, जैसे वो ट्रेकिया रिंग्स हैं, चले वो तो यहाँ पर आगे ट्रेकिया के अंदर आते हैं, तो वो इसको ना कोलैप्सिंग से बचाते हैं। अब लेरेंक्स के अंदर भी जाहिर बात है प्रेशर ड्रॉप होता है, तो जब प्रेशर ड्रॉप होता है ना, जब हम इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, तो उस दौरान असल में प्रॉब्लम आती है कि जब हमें लेरेंक्स को ओपन रखने की जरूरत होती है, एपिग्लोटस को ओपन रखने की जरूरत होती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, क्योंकि मसल्स के अंदर वीकनेस है, तो ये प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से क्या हो जाता है आगे की तरफ, ये कोलैप्स हो जाता है आपका लेरेंक्स। इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, डेट इज कॉल्ड द लेरिंगोमलेशिया। ठीक है, अब जरा कुछ पॉइंट्स इसके अंदर ऐड करते हैं, आप इसकी डेफिनेशन समझोगे आपको पूरा पॉइंट समझ आ गया, क्योंकि डेफिनेशन हमने बहुत अच्छी लिखी है। लेरिंगोमलेशिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लॉपी सुप्राग्लोटिक स्ट्रक्चर दैट कोलैप्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ड्यू टू द लेरेंजियल हाइपरटोनी। ठीक है, लेरेंस की टोन खत्म हो जाती है, इस वजह से जो सुप्राग्लोटिक रीजन है ये कोलैप्स कर जाता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ठीक है, अब जरा हम इसके पीकी पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले ये जो डिजीज है ये पीक करती है 4 to 8 months के इन बिटवीन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो लेरिंगोमलेशिया की डिजीज है ये कब पीक करती है, 4 to 8 मंथ, मतलब स्टार्ट करने जो बच्चा है ना 1-2 मंथ का, वो मोस्टली सिम्टोमेटिक रहता है। फिर आते हैं कि ये डिजोल्व बच्चों, जो डिजीज है ना ये सेल्फ रिजोल्वेबल भी है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली रिजोल्वेबल। लेकिन कब रिजोल्वेबल होती है, 18 से लेकर 24 मंथ्स के इन बिटवीन। ये सेल्फ रिजोल्वेबल डिजीज होती है, इसलिए मतलब हमें पेशेंट को ना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देना पड़ता है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आते हैं कि ये बच्चा ये हमारे पास प्रेजेंट कैसे करेगा, इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, क्लिनिकल फीचर्स। तो बच्चों क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आता है कि जो हमारे पास लेंजियोमलेशिया का ये बच्चा होता है ना, इसमें मेन इशू ये आता है, देखिए रेस्टिंग के अंदर इसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, रेस्टिंग कंडीशन में इसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इसको प्रॉब्लम होती है जब ये कराए करता है या जब ये फीडिंग करता है। तो मदर कहती है कि डॉक्टर साहब मैं जब बच्चे को दूध पिलाती हूँ तो जो बच्चा है ना इसको सांस लेने में मसला आना शुरू हो जाता है, जो बच्चा है ना इसके गले से आवाज आती है, डॉक्टर माए कहते हैं ना डॉक्टर साहब इसके बच्चे के ना गले से आवाज आती है, तो एक्चुअली में वो जो गले से आवाज आ रही है ना वो यही है कि जो हमारे पास सुप्राग्लोटिक रीजन है ना ये कोलैप्स हो रहा है, तो उसकी कोलैप्सिंग की वजह से वहां पर ऐसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है जी, तो ये आपने ये वन बाय वन चीजें लिखनी है। सबसे पहले सिम्टम डॉक्टर सर का कब अपीयर होंगी, ड्यूरिंग क्राइंग, जब बच्चा रोएगा तब उसके गले से आवाज आएंगी, ड्यूरिंग क्राइंग और द फीडिंग। और अगर ज्यादा वर्स कंडीशन हो जाए ना, तो एक चीज और ऐड कर लें कि जब ज्यादा वर्स कंडीशन हो जाए तो बच्चा अगर सुपाइन पोजीशन के अंदर भी लेटा है ना, तो जो इसकी सिम्टम्स हैं वो वर्स हो जाती हैं। आपके यूवर्ट के अंदर अक्सर ये चीजें मेंशन करती हैं, सुपाइन में था कंडीशन वर्स होगी, प्रॉन पोजीशन में ले गया तो बच्चा ठीक हो गया। ठीक है, तो ये सुपाइन में जो हमारे पास लेंजियोमलेशिया की सिम्टम है ये ज्यादा वर्स होती है। ठीक है जी, इसके बाद आते हैं कि इसमें हमें इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर सुनाई देता है, इंस्पाई इंस्पायरेटरी इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर। और इवन तो ये भी कहा जाता है कि बच्चों के अंदर इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर का जो सबसे मेन रीजन है ना वो लेंजियोमलेशिया। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर इन चिल्ड्रन इज द लेरिंजियोमलेशिया। ठीक है जी, अब और क्या सर पेशेंट के अंदर सिम्टम नजर आ सकती हैं, बच्चे को एजिटेशन होती है, बेचैनी होती है जब वो फीडिंग कर रहा होता है, जब वो क्राइंग कर रहा होता है। ठीक है, एजिटेशन है, सम टाइम डिस्निया भी हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है। अगर और ये डिस्निया जो है ना ये लेट प्रेजेंटेशन है, जब बहुत ज्यादा जो कंडीशन है वो वर्स हो जाए ना तो उसमें पेशेंट को ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है,
अब इसके बाद माँ कहती कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा, जब मैं दूध पिलाती हूँ तो इसको एजिटेशन होना शुरू होती है, ये मतलब कि पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाती है, इसके गले से आवाज आती है, मेन चीज मुझे ये बताएगी। और जैसे मैं इसको करती हूँ, लेटाती हूँ उल्टी पोजीशन के अंदर, क्या है, जैसे इसको प्रोन पोजीशन में लेके जाती हूँ, बच्चे के सिम्टम ठीक हो जाते हैं। प्रोन पोजीशन से सिम्टम ठीक होती हैं। आपने अक्सर देखा हो, जो छोटे बच्चे हैं ना, वो उनको अक्सर उल्टा ही लटाया होता है, या कुछ जो बच्चे होते हैं ना, वो पूरी उल्टी, मतलब ना प्रोन पोजीशन के अंदर लेटे होते हैं, क्योंकि वो उनकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन के अंदर भी हम पढ़ेंगे। बच्चा हेड कब उठाता है, बच्चा फिर मतलब कि क्रॉलिंग, वो क्या उसको कहते हैं, जैसे हम नहीं करते ये पुशअप, वो बच्चा पुशअप कब करता है। अब ये नहीं कि वो भी हमारी तरह अडल्ट की तरह पुशअप करे, नहीं। वो मतलब सिर्फ कंडीशन बताने का होता है कि अपने जो प्रोग्राम है ना, उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये जब मदर सुपाइन पोजीशन में बच्चे को लेटाती है, सिम्टम उसकी वर्स होती हैं, प्रोन पोजीशन में सिम्टम उसकी ठीक होती हैं। ये आपके क्वेश्चन का सबसे बड़ा पिकी पॉइंट है, क्योंकि एनआरई के अंदर आपको मैं बार बार कहता हूँ, ज्यादा डाटा नहीं दिया होगा। ये इसी तरह के एक दो पॉइंट्स हैं जिनसे आपने कंडीशंस को रिकॉग्नाइज करना है। तो प्रोन पोजीशन में लेके जाओगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ये हमारे पास है लेरिंजियोमलेशिया की प्रेजेंटेशन। अक्सर एक चीज कहते हैं कि अगर ये बच्चे के अंदर लेट, मतलब ज्यादा देर तक रहे, आप ऊपर ना सिम्टम लिख लें डिस्निया की वजह से ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, साथ साइनोसिस है, ये साथ आप ऐड कर लेंगे यहाँ पर करनी है। क्योंकि वो मैंने आपको कई दफा बताया, वो अंडरस्टूड सी बातें होती है कि डिस्निया हो रहा है, साथ साइनोसिस, साथ एपनिया। अब यहाँ पर एक और पिकी पॉइंट है, अगर बच्चा पैदा होते ही क्राइंग से साइनोसिस होती है ना, तो टेट्रोलॉजी फैलट होता है, और उसमें स्क्वाटिंग पोजीशन में जाने से सिम्टम बेहतर होती है, याद है ना। और अगर बच्चा हमारे पास 5 से 8 मंथ का है, और उसको मतलब कि क्राइंग या फीडिंग से साइनोसिस होती है, एपनिया होता है, एजिटेशन होती है, स्पाइन पोजीशन में वर्स होती है, प्रोन पोजीशन में ठीक होती है, तो बच्चा लेरिंजियोमलेशिया, और उससे गले से आवाज आएगी। मेन चीज इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर आपको बताएंगे, ठीक है जी। मैं आपको एक और चीज बता रहा था, इसकी कॉम्प्लिकेशन के लरिंगो मलेशिया वाले पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि देखें ना, इनका विंड पाइप प्रॉपरली ऊपर से क्लोज नहीं हो रहा, तो इस वजह से इसके अंदर ना एस्पायरेशन होती है, कि एक तो एस्पायरेशन निमोनिया का रिस्क ज्यादा होता है, दूसरा इस बच्चे के अंदर गर्ड, ये आपने याद रखना है। लेरिंजियोमलेशिया की ये जो कॉम्प्लिकेशन है ना, ये लेरिंजियोमलेशिया वाले पेशेंट के अंदर और क्या कंडीशन पाई जाती है, वो है गर्ड। देखें, गर्ड क्यों बता रहे हैं, क्योंकि लेरिंजियोमलेशिया उसका यहाँ पर भी फ्लोपीनेस है, और जो उसका लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर है ना, वहां पर भी फ्लोपीनेस होती है। मोस्टली ये को रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए लेरेंजियोमलेशिया वाले पेशेंट्स के अंदर आपको गर्ड भी नजर आता है। और असल में आपको बताऊं, जो इनमें लेरेंजियोमलेशिया वाले पेशेंट में हम ट्रीट क्या करते हैं, वो हम गर्ड को करते हैं, क्योंकि ये तो जो लेरेंजियोमलेशिया की कंडीशन है, ये तो खुद ब खुद 18 से 24 मंथ के इन बिटवीन इसने क्या हो जाना है, ठीक हो जाना, ठीक है, गुड हो गया। अब आगे आते हैं सर, पेशेंट को हम डायग्नोज कैसे करेंगे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमने देख ली है। पर डायग्नोस के लिए आप डायरेक्टली इसको क्या करोगे, विजुलाइज करोगे, और इसको डायरेक्टली विजुलाइज करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, लेरेंजियोस्कोपी। तो यहाँ पर हमने करनी है लेरेंजियोस्कोपी। लेकिन लेरेंजियोस्कोपी की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे एंडोस्कोपी की डिफरेंट टाइप्स है ना, एसोफिजियल एंडोस्कोपी, गैस्ट्रो एसोफिजियल एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ट्रैक्टोस्कोपी, एनोस्कोपी। तो इसी तरह लेरेंजियोस्कोपी की कौन सी जो सब टाइप है, देखो लेरेंजियोस्कोपी का मतलब सिर्फ हम लेरेंस को देख रहे हैं, लेकिन इसकी जो स्पेसिफिक टाइप है वो आपने यहाँ पर याद रखें, जिसका नाम होता है फाइब्रो ऑप्टिक लेरेंजियोस्कोपी। क्या नाम याद रखना है, क्योंकि लेरेंजियोस्कोपी का वर्ड आप एनआरई के अंदर यूज करते हैं, एमएलई के अंदर थोड़ा स्पेसिफाई करते हैं, तो वहां पर वो फाइब्रो ऑप्टिक लेरेंजियोस्कोपी यूज करते हैं। फाइब्रो ऑप्टिक
लेरिंगोस्कोपी, ठीक है। ये एग्जैक्ट आपने याद रखना। और जब आप स्कोपी करोगे तो आपको वहां पर नजर क्या आएगा? ओमेगा शेप्ड एपिग्लोटस। क्या याद रखना है? ओमेगा शेप्ड एपिग्लोटस। जैसे हमने कहा, कल कहा था डॉक्टर फैज, स्टीपल साइन, थम साइन, बार्किंग कफ, नो कफ। तो इसी तरीके से आज भी हमने ओमेगा शेप्ड। ओमेगा शेप कैसी होती है? इस तरह की होती है, ये देखिए ऐसे करके। तो ओमेगा शेप्ड एपिग्लोटस आपको किस में नजर आएगी? लेरेंगो मलेशिया के अंदर, ठीक है जी। चलें जी, डायग्नोज हो गया। डायग्नोज करने के बाद हम आते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ। अब ट्रीटमेंट के अंदर हमने क्या करना होता है? क्योंकि हमें इस कंडीशन का पता है कि लेरिंजियो मलेशिया है, डायग्नोज हो गया है। और अगर तो माइल्ड सिम्टम्स है ना, सिर्फ मदर कहती है डॉक्टर साहब मैं जब दूध पिलाती हूँ तो बच्चे के गले से आवाज आती है, ये माइल्ड सिम्टम्स है, कोई साइनोसिस, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं। तो इसमें आपने बच्चे को सिर्फ रीअश्योर करवाना है, रीअश्योरेंस। क्योंकि 2 to 3% आपके यूअर के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनका आंसर रीअश्योरेंस होता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है वहां पर पूछते हैं। लेकिन आपके यहाँ पर एनआरई के अंदर क्या पूछेंगे भाई कि लेरेंजियोमलेशिया का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, तो आपने कहना भाई सेल्फ रिजॉल्वेबल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियसली। माइल्ड से उसको रीअश्योर करवाना है। क्यों रीअश्योर करवाना है? क्योंकि हमें पता है कि ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्वेबल है। उसके बाद अगर पेशेंट के अंदर, मैंने अभी आपको बताया था कि 7 पेशेंट को है गर्ड, तो आपने मेनली किसको यहाँ पर टारगेट करना है? बच्चे के गर्ड को ठीक करना है, ठीक है। जिसके लिए आप क्या करते हो? पीपे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब नेक्स्ट आता है कि सर अगर किसी पेशेंट के अंदर ना सीवियर कंडीशन है, साथ में आपको सर्जरी का पोर्शन भी बता देता हूँ, कि अगर किसी पेशेंट के अंदर सीवियर सिम्टम्स हैं, मतलब कि डिस्निया हो रहा है, साइनोसिस हो रही है, बच्चे को एपनिया हो रहा है, हमने देखा जो फाइबर ऑप्टिक लेरेंजोस्कोपी से बिल्कुल जो एपिग्लोटस है वो फ्लैप हो चुका है, बिल्कुल फ्लॉपी हो चुका है, उसने एयरवे विंड को ऊपर से प्रॉपरली क्लोज कर दिया। फिर उस कंडीशन में आपने कौन सी सर्जरी करनी है? डेट इज अ सुप्राग्लोटोप्लास्टी। सुप्राग्लोटोप्लास्टी। अब आप ये जो रोना रोए रहते सर सर्जरी करवाएं सर्जरी करवाएं, और यार सर्जरी 70% आपकी मेडिसिन के अंदर है। उसके बाद अब मैं तो जहां पर भी पढ़ाता हूँ, मैं साथ हमेशा सर्जरी को उधर ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा देता होता हूँ, ताकि आपको ना सेपरेटली उसकी जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह आपको सेपरेटली भी मैं सर्जरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये देखने ना, जितना अच्छे तरीके से जब हम मेडिसिन पढ़ रहे होते हैं तब आप सर्जरी को इंटरप्रीट कर सकते हो ना, वैसे आप सेपरेटली नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर लेरेंजियोमलेशिया में सीवियर कंडीशन है तो कौन सी सर्जरी करनी? सुप्रा ग्लोटोप्लास्ट, ठीक है। तो ये आपका लेरेंजियोमलेशिया का जो लेरेंजियोमलेशिया का टॉपिक है वो यहाँ पर फाइंड आउट होता है, ठीक है। स्पाइन, प्रॉन, फीडिंग में प्रॉब्लम है, क्राइम में प्रॉब्लम आती है, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर है, ओमेगा शेप है, फाइब्रो ऑप्टिक लेरेंजियोस्कोपी करते हैं, सुप्रा ग्लोटोप्लास्टी करती हैं, गर्ड को ठीक कर, ठीक है। अब आगे आते हैं आपकी एनआरई का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मेरे ख्याल में काफी दफा ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है। दैट इज अ फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन। फॉरेन, और ये बड़ा कॉमन है बच्चों के अंदर। जो 1-2 साल के बच्चे होते हैं ना, जो दिल करता है मुंह में डाल लेते हैं, तो उनके अंदर ये फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन बड़ा जरूरी है। इसको पढ़ना ना कि हाँ बेसिक क्या मैनेजमेंट करनी है। तो इसमें मेन आपको बताऊं ना, तो एक इसका डायग्नोस, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक इन्वेस्टिगेशन। ओके, उसी से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। सो फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन क्या होती है बच्चों के? अगर कोई बच्चे ने क्वाइन, कोई सिक्का, या उसके अलावा कोई पीनट या कोई सीड
पता है ना, जो भी बच्चों को पढ़ाएं वो मुंह में डाल देते हैं। तो वो अगर उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक में चले जाए तो उसको हम फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है जी, तो डिफाइन कैसे करेंगे फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन? एफबीए इज द inhalation inhalation of is the inhalation of an object into the respiratory tract। रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर बच्चों चला जाए अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है। अब इसकी वजह से दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है। क्या है? पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसको हम उसी टाइम ठीक कर सकते हैं। या फिर दूसरे नंबर है कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन? कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, दैट इज अ फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन। अब आते हैं, एक चीज आपने यहाँ पर याद रखनी, तो फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन किस एज के बच्चों में ज्यादा कॉमन होती है? तो इसमें आता है 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 3 ईयर। 6 मंथ से जो 3 ईयर्स के बच्चे, इनमें ज्यादा कॉमन होता है। तो क्या क्या चीजें इनहेल कर सकते हैं? इसमें सीड्स आते हैं, इसमें क्वाइंस आते हैं, सिक्के जो खा लेते हैं। इसमें सबसे कॉमन ये होता है पीनट्स। ठीक है, तो ये एस्पायरेट करते हैं, तो ये रिस्पायरेटरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन पे उनमें सिम्टम काज करवाते हैं। अब आते हैं सर, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, ये बच्चे किन फीचर्स के साथ प्रेजेंट करेंगे? क्लिनिकल फीचर्स, तो सबसे पहला जो क्लिनिकल फीचर है बच्चों, वो है चॉकिंग। उसी टाइम पे बच्चे को ना चॉकिंग होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आपने लिखना है नंबर 1। आपने देखा होगा ना, अक्सर आप लोगों को भी चॉकिंग होना शुरू हो जाती है जब कोई बात करते हो, हम खाते हैं ना, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक में चला जाए तो वो हमें तो माइल्ड होती है, लेकिन बच्चे में क्योंकि पूरी चीज जाके वहां पर जा रही है, तो उसमें सीवियर चॉकिंग होती है। इसके बाद बच्चे को इनएबिलिटी टू स्पीक, उसे बोला नहीं जा रहा होता। इनएबिलिटी टू स्पीक। उसके बाद है जी साइलेंट कफ। साइलेंट कफ है जी, ठीक है, कोई उसमें वो स्पूटम वगैरह नहीं आ रहा है। इसके बाद है, क्योंकि रिस्पायरेटरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो साइनोसिस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही। ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है नो एयर मूवमेंट, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है ना, तो हमें जब हम ब्रोंकियल साउंड सुनेंगे तो वो हमें सुनाई नहीं देंगे। अगर हम यहाँ पर ड्रॉ भी कर दें, आपको पता है मेनली हमारा जो राइट ब्रोंकस है ना, ये इन्वॉल्व होता है। तो अगर इस राइट ब्रोंकस के अंदर यहाँ पर आके पिनेट ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो मुझे आप खुद बताओ, क्या यहाँ से जो एयर है वो बाहर जाएगी? नहीं जाएगी। तो आपको उस स्पेसिफिक लंग्स के अंदर ना हाइपर इन्फ्लेशन भी नजर आएगी, वहां पर हमें ज्यादा एयर भी नजर आएगी। ठीक है, चलें जी, गुड हो गया। तो ये चीज याद रखनी है, एक्सरे के ऊपर आपको ना उस साइड की तरफ ज्यादा एयर नजर आएगी, ज्यादा ब्लैकिश एरिया नजर आएगा। अब आते हैं, चलिए जी, क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब आते हैं डायग्नोज की तरफ। और ये सडन होना है, जो सडन प्रेजेंटेशन होती है वो मैं आपको साथ ही बता देता हूँ, जैसे टेस्टिकुलर टोर्शन, ओवेरियन टोर्शन, ट्यूमा हो गया, अयोटिक डायसेक्शन हो गया, तो ये सडन सिम्टम्स होते हैं। हाँ जी, आप इसका डायग्नोस कैसे कर सकते हो? डायग्नोस के लिए बच्चों हमेशा हम इसमें एक्सरे स्टार्ट के अंदर, और उसके बाद मेनली है इसमें ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोप आप डालोगे, वो ब्रोंकोस्कोप आपको, ये ब्रोंकोस्कोप जो है ना, ये दो कामों के लिए इस्तेमाल होता है। ये
ये इन्वेस्टिगेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी ट्रीटमेंट के लिए भी है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेट आप देख भी रहे हो, साथ आप रिमूव भी कर लेते हैं। जैसे हम करते हैं ना एंजियोग्राफी, कि हम देख रहे होते हैं भाई कितनी ऑब्स्ट्रक्शन है कोरोनिया आर्टरीज में, तो साथ हमें अगर ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नजर आए ना, साथ स्टंट की प्लेसमेंट भी कर देते हैं। ठीक है, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है यहाँ पर। तो ब्रोंकोस्कोपी इन्वेस्टिगेटिव भी है और उसके बाद थेराप्यूटिक भी है। अब दो तीन चीजें आप लोगों ने और याद रखनी है, कि अगर बच्चे की एज है इन्फेंट्स, जिनकी एज होती है लेस देन 1 ईयर, सो इनके अंदर आपने क्या करना, जरा ये लिख लें। वो जब मुक्के शुक्के मारते हैं उसकी पूरी गाइडलाइन है। आपने क्या करना, 5 बैक ब्लोज, 5 आपने बैक साइड पे मुक्के मारने अगर 1 साल से बच्चा छोटा है, और आपने करने हैं 5 चेस्ट थ्रस्ट, 5 आगे मुक्के मारने। तो अगर बच्चा क्या है 1 साल से कम है, ठीक है, और अगर बच्चा है 1 साल से ज्यादा, डॉक्टर फैज आपने सिर्फ अभी तक मुझे पता है फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन के लिए सिर्फ हेमलिच मैनूवर ही पढ़ा होगा, लेकिन जो हेमलिच मैनूवर है ना 1 साल के बच्चों के नीचे नहीं करते, उसका आगे उस बेचारे के पल्ले कुछ नहीं होता, तो उसी और ही ना काम खराब करे। ठीक है, सो अगर हमारे पास है चिल्ड्रन जिसकी एज है 1 ईयर, सॉरी मोर देन 1 ईयर, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, 15 साल का, अब इसके अंदर आपने हेमलिच मैनूवर करना है। वो जो हम दोनों साइडों से पकड़ के ना अपनी रिस्ट और वो ऐसे जोर से दबाते हैं डायफ्राम को, वो हेमलिच मैनूवर होता है। तो ये 1 साल से जो बड़े बच्चे हैं ना, हेमलिच मैनूवर, ये उनके अंदर करना है, छोटों के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। उनके अंदर आपने क्या करना है, मैंने वो भी बता दिया, 5 बैक ब्लोज, 5 चेस्ट। अगर वो नहीं हो रहा तो फिर ब्रोंकोस्कोप है। और अगर हेमलिच मैनूवर से भी काम नहीं चल रहा ना, तो फिर जारी बात है, और बंदा अगर अनकॉन्शियस है फिर क्या करेंगे। अगर बच्चा जब भी अनकॉन्शियस होता है ना, सीपीआर, रिसेसिटेट करते हैं, अगर अनकॉन्शियस हो गया। ये बात हमेशा याद है। ठीक हो गया जी। आगे आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमने क्या करना है इसके अंदर। पहले तो यही मैन्यूवर्स आपने इस्तेमाल करनी है, और उसके बाद फिर अगर इनसे काम नहीं चलता, फिर हम इसको इन्वेस्टिग सॉरी मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट के अंदर आप आ जाएं। सबसे पहला जो काम करना है ना, क्योंकि हम लोग अक्सर नहीं करते, बच्चे को आपने कॉम करना है। क्योंकि अगर वो और ज्यादा एजिटेट होगा, वो और ज्यादा मतलब पैनिक करेगा ना, तो ये सिम्टम और ज्यादा वर्स हो सकती है, मतलब परफोरेशन भी हो सकती है पीछे। सबसे पहले कीप द पेशेंट काम, ये पहला काम इसके अंदर रखना है। ठीक है, दूसरे नंबर, और एक चीज आपने और याद रखनी है कि वो अक्सर हम करते हैं ना, उंगली डालना शुरू कर देते हैं बच्चे के अंदर, वो जो उंगली डालो नहीं, ब्लाइंड फिंगर स्वीप्स आपने नहीं करना। अवॉइड ब्लाइंड फिंगर स्वीप्स, ये सारी चीजें जो हम डेली लाइफ के अंदर करते हैं, तो ये क्या करना है क्या नहीं करना, ये चीज हमें एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। पेशेंट को काम करें, कुछ नहीं होता, कंडीशन को काम करें। उसके बाद अगर आपने मुंह के अंदर आपको चीज कोई नजर आ रही है, फिर फिंगर आप डाल दें। लेकिन अगर कोई चीज नजर नहीं आ रही, ब्लाइंडली फिंगर को स्वीप नहीं करना। ठीक है, ये चीज याद रखनी। फिर है जी, अगर कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमने रिजिड ब्रोंकोस्कोपी करनी। तो बड़ी दफा ये यू वर्ल्ड के अंदर भी बड़ी दफा क्वेश्चन आया हुआ है, और आपके एमसीक्यूज के अंदर भी, एनआरई के अंदर भी आया हुआ है। बच्चा फैमिली के साथ रेस्टोरेंट पे जाता है, वहां पे सडनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाती है, एपनी होना शुरू हो जाता है, तो क्या उसके अंदर करना है, तो ये फिर हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को फॉलो करते हैं। ठीक है, बट वो मेनली आपसे ना डॉक्टर साहब एग्जाम के अंदर ब्रोंकोस्कोपी पूछते हैं, तो आपने भी यही याद रखना। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ पर 4 टॉपिक्स हो गए हैं। सबसे पहले ग्रुप,
इसको काफी डिटेल के अंदर हमने देखा था, ये देखें मैनेजमेंट। उसके बाद हमने एपिग्लोटाइटिस लेरिंजियोमलेशिया, उसको हमने डिटेल में देखा, और फिर हमने फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन। तो इंशाल्लाह आपको सारी ये टॉपिक ऐसे फिंगर टिप, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।